हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट पर। मैं चारू गोयल अकेडमी की एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है 3 PM का सेशन है। आप जानते हैं हमारा आफ्टरनून वाले सेशन में हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स। सो मैनेजमेंट जिनका पेपर कोड 17 है वो स्टूडेंट्स ये वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टुडे अभी हमारा जो मोटिवेशन का क्लास चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आप ये सेशन जो है आज हम मोटिवेशन की सारी थ्योरीज जो बची हैं वो कंप्लीट कर देंगे। सो इसके पहले के सेशंस आप देख सकते हैं इन सीक्वेंस एंड आफ्टर दैट अगर आपको कोई भी डाउट हो इन दी अपकमिंग सेशन यू कैन आस्क मी। ओके, मॉर्निंग में 8:30 बजे मॉर्निंग में सेशन रहता है पेपर 1 के लिए। इफ़ यू आर अ न्यू लर्नर तो आप देख सकते हैं, स्केड्यूल नोट कर सकते हैं। पेपर 1 मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, और सैटरडे और संडे हमारा क्लास जो रहता है दैट इज फॉर दी मैथमेटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस सेशन। ओके, चलिए। सो आपको क्या करना है, आप जैसे अभी मेरे साथ हमारी यूट्यूब की क्लास में जुड़े हैं, सेम तरीके से आप मेरे साथ फ्री क्लासेस में जो स्पेशल क्लासेस हैं अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ईजी टू यूज़ है, और आप चाहें तो वेबसाइट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ अपना प्रोफाइल बनाइए, साइन अप करिएगा, लॉगिन करिएगा। लॉगिन के बाद जस्ट चूज़ द कोर्स एनटीए यूजीसी नेट। सर्च बॉक्स में मेरा प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं, चारू गोयल के नाम से आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। आप मेरा प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं सो दैट जो भी मेरा नेक्स्ट स्पेशल क्लास शेड्यूल होता है उसका आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। सेम आपको अगर जो स्पेशल क्लासेस है अनलॉक के लिए कोड पूछा जाता है तो ये कोड इस्तेमाल करिएगा CHARU, इससे आपको स्पेशल क्लास अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे प्लस प्लेटफॉर्म पे। ऑल यू नीड टू डू, यहाँ आप गेट सब्सक्रिप्शन का बॉक्स देख रहे हैं, उस पर क्लिक करना है। बेनिफिट आपको ये मिलते हैं, सारी क्लासेस लाइव रहती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, टेस्ट और क्विजेज है, और मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन में पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, रिवीजन सेशंस, प्लस सारे एजुकेटर्स के क्लासेस के लिए आप एनरोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ एक एजुकेटर के लिए, ऑल द एजुकेटर्स, और लाइव सेशंस। इन केस आपने कोई लाइव सेशन मिस भी कर दिया है तो बाद में रिकॉर्डेड सेशंस देखे जा सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ओके, सो दैट इज द बेनिफिट एंड सो मेनी टॉप एजुकेटर्स आर देयर ऑन अ प्लेटफॉर्म, आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया मॉर्निंग सेशंस की टाइमिंग, बाकी जो भी अभी सेशंस चल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज वो आप देख सकते हैं यूनिट वाइज, और उस टाइम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड सेशन 2 के लिए जैसे मैंने आपको बताया पेपर 2 के लिए 3 PM पे मैनेजमेंट का सेशन है। बाकी जो और सब्जेक्ट्स हैं उनके क्लासेस के टाइमिंग्स ये हैं, आप उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी काफ़ी सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी पे, प्लस प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी से लॉगिन कर लीजिए, प्रोफाइल बना लीजिए और साइन अप करके फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एंड दीज आर द प्लान्स जो अभी आपको दिख रहे हैं, 5 ऑप्शंस। आपको जो प्लान सही लगे वो प्लान चूज करिएगा। आई वुड रिकमेंड 12 और 24 महीने वाले प्लान सस्ते हैं। पर मंथ चार्जेस अगर आप देखो, प्लान सेलेक्ट करके पे करना है। पे करने के पहले अगेन मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफरल कोड, जो आपको रेफरल बॉक्स में लिखना है, और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके अमाउंट पे। ठीक है, एंड सेम कोड से जैसे मैंने बताया फ्री क्लास को अनलॉक करना है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया प्राइस हाइक का ऑलरेडी अलर्ट बता दिया है, तो ये अपडेटेड प्राइस है। उसके पहले ये स्टार्ट हो जाए उसके पहले आप लॉगिन करके अपना सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए। चलिए, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ दोस्तों। मेरा नाम चारू गोयल है, नेट क्वालिफाइड हूँ, 2.5 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। करेंटली आई एम परसुइंग माई PhD, बिफोर दैट आई हैव कंप्लीटेड माई MBA, एंड आई टू हैव द रिसर्च पेपर्स दैट आर पब्लिश्ड इन द स्कोपस इंडेक्स जर्नल। ओके, सो विल स्टार्ट नाउ। अभी हमने काफ़ी सारी थ्योरीज कर ली हैं, मैंने आपको अर्ली थ्योरीज पढ़ा दी थी, फिर कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हमने पढ़ ली हैं। कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में भी बहुत सारी थ्योरीज हमने, गोल सेटिंग है, सेल्फ एफिकेसी है, जॉब एंगेजमेंट और रीइंफोर्समेंट। एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट टुडे इज विद दी इक्विटी थ्योरी। ठीक है, अभी आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जैसे मैं हर क्लास में बोलती हूँ, मोटिवेशन का भी ये जो है टॉपिक, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैच द कॉलम आएगा, या कोई स्टेटमेंट दिया आपको, थ्योरी आइडेंटिफाई करनी है, या थ्योरी का नाम दिया आपको, उसका स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। मैच द कॉलम में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स कि थ्योरी क्या है, किसने दिया है, और इसका क्या पर्पस था, और इसको अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन है कई बार उस पर भी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। तो यू शुड हैव द नॉलेज कि क्या क्या चीज़ें हमें थ्योरी में पढ़नी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इक्विटी थ्योरी जो है एडम्स ने दी थी,
जे स्टेसी एडम्स, तो आपको ऑथर का नाम याद रखना है। दूसरी चीज इक्विटी थ्योरी, मैं सभी थ्योरी में आपको ये बोल रही हूँ कि टर्मिनोलॉजी के हिसाब से चलिए वर्ड का मीनिंग निकालिए तो थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि ये थ्योरी किस बारे में है, तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी मतलब इक्वालिटी के बारे में बात करें। इक्विटी क्या एक चीज दूसरी चीज के बराबर है, यानी इक्विटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एम्प्लॉय जो है इक्विटी थ्योरी में, अब कारण क्या है कि देखिए हम मोटिवेशन पढ़ रहे हैं, तो एज एन एम्प्लॉयर एज अ मैनेजर आपका क्या काम है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना काम करने के लिए। तो अगर हम देखें, अगर हमने जो एडम्स ने क्या किया, उन्होंने नोटिस किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं एवरी सिचुएशन दे कीप ऑन कंपेयरिंग देमसेल्व्स। बहुत गंदी आदत होती है हमारी, हमें हमारे पास जो है वो कम ज्यादा कुछ भी लगे पर दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा लगता है, कहते हैं। तो सेम तरीके से क्या होता है, एम्प्लॉयज है, हम भी काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा, दूसरे से हम कंपेयर करते हैं, उसका काम कैसा है, उसकी सैलरी कैसी है। तो ये सारे कंपैरिजन के बेसिस पे हमारी इक्विटी थ्योरी बेस्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा आप अगर इस चीज को समझेंगे आपको लगेगा ये बहुत सारी ही थ्योरीज इनफैक्ट मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली अप्लाइड होती हैं। तो ये जो इक्विटी थ्योरी आप कहेंगे हाँ ये जरूर ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, आपने भी शायद नोटिस किया होगा। चलिए, तो इक्विटी थ्योरी का क्या मतलब था, एम्प्लॉयज वेज व्हाट दे पुट इनटू अ सिचुएशन, जिसको हम इनपुट बोलते हैं, मतलब एम्प्लॉय कितना इनपुट लगाता है अपने काम में, जॉब में, अगेंस्ट व्हाट दे गेट फ्रॉम इट, और उनका आउटकम क्या है। मतलब 10 घंटे नौकरी कर रहे हैं, 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं, 6 घंटे नौकरी कर रहे हैं और क्या सैलरी मिल रही है, कुल मिला के ये बोल सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं हम कि इतना काम करने के बाद क्या मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, अप्रिशिएशन मिलता है अपने बॉस से। सो इस तरह के जो आउटकम्स, नॉट ओनली मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी आउटकम्स की भी बात हो रही है, ठीक है। नाउ दे कंपेयर देयर इनपुट आउटपुट रेशियो विद द इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ द रेलेवेंट अदर्स। क्या करते हैं हम देखते हैं कि हमने कितना उसमें मेहनत की, हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, और दूसरों के इनपुट आउटपुट को, ये रेशियो को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। एज ए ह्यूमन बीइंग्स हम में ये थोड़ी गंदी आदत होती है हमेशा कंपैरिजन, वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। तो उसी कंपैरिजन पे देखते हैं, चलिए। ना एम्प्लॉयज माइट कंपेयर देमसेल्व्स टू फ्रेंड्स, नेबर्स, कोवर्कर्स, कॉलीग्स इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर अपने खुद के साथ भी कंपैरिजन करते हैं। हमें इतनी गंदी आदत होती है कंपैरिजन की, व्हाट वी डू, वी कंपेयर आवरसेल्व्स आल्सो अपने प्रेजेंट और पास्ट जॉब से। जैसे आपने अभी कहीं जॉब कर रहे हैं और फिर मान लीजिए छोड़ दिया जॉब, दूसरे जॉब में स्विच किया, देन व्हाट विल हैपन, कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, आपको खुद भी रियलाइज होगा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जॉब, अगर आप बात करें किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो हम रियलाइज करते हैं, हम देखते हैं क्या पुरानी चीज में ऐसा था, पुराने टाइम पे ये चीजें ऐसी थी, हम मतलब कंपैरिजन होता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एज एन एम्प्लॉय हम सिर्फ दूसरे किसी एम्प्लॉय से हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो दूसरा एम्प्लॉय कोवर्कर हो सकता है, कॉलीग होगा, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, और हम खुद के अपने प्रेजेंट और पास्ट जॉब को भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। नाउ इक्विटी थ्योरी में 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सेल्फ इनसाइड, सेल्फ आउटसाइड, अदर इनसाइड, अदर आउटसाइड, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स जस्ट सी। नाउ रेफरेंट एंड एम्प्लॉय सिलेक्ट्स एड्स टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इक्विटी थ्योरी। अब किससे रेफर कर रहे हैं, किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, वो इक्विटी थ्योरी की कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब खुद का कंपैरिजन हो रहा है पर कहाँ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, ठीक है। तो 4 रेफरेंट कंपैरिजन है। कॉम्प्लेक्सिटी का क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कंपैरिजन के जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से थोड़ा आपको हो सकता है मिसमैच लगे, मिसमैच इन द सेंस कंफ्यूजन क्रिएट हो, सो दैट गिव्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इक्विटी थ्योरी। क्योंकि अगर हम सिंपल से बात करें, हम किसी अपने आप को, अपना इनपुट आउटपुट रेशियो दूसरे से कंपेयर करें, दैट इज जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल चीज है, इसको आप इलेबोरेट इतना ही कर पाएंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रेफरेंस के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, चलिए वो देखते हैं। सेल्फ इनसाइड, कंपेयरिंग विथ योरसेल्फ एट एनी अदर पोजीशन इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब मैं आपको ये बता रही हूँ, A-B, ठीक है, ये कंपैरिजन दिख रहा है, ये है पर्सन जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, और ये है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब अगर सेल्फ इनसाइड है तो सेल्फ मतलब पर्सन कौन हो गया, खुद, ठीक है। आपको मतलब ये समझना है, जो A-B का कंपैरिजन है, तो जो एरो के मतलब ये डैश के कॉलम डैश के इस साइड लेफ्ट साइड जो लिखा है दैट इज द पर्सन, तो मतलब सेल्फ और अदर क्या है, पर्सन के रेफरेंस में बात हो रही है। बी जो है
वो ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस पर बात हो रही है। ऐसे याद कर लेंगे तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, सेल्फ मतलब जैसे मैंने बताया पर्सन, तो किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? आप अपने आप को एक एम्प्लॉय समझ के ये देखिएगा, आप कंपैरिजन कर रहे हैं आप अपने आप का। नाउ सेल्फ मतलब खुद से, इनसाइड मतलब खुद की ही ऑर्गेनाइजेशन में। अब खुद की ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे तो किसी अदर पोजीशन पे ही करेंगे, जाहिर सी बात है। अब मैं मान लीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्स पोजीशन पे हूँ अभी, तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को ही कंपेयर कर रहे हूँ, तो अपनी सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तो जाहिर सी बात है दूसरी पोजीशन के साथ कंपैरिजन होगा। सेम पोजीशन पे कंपैरिजन क्या है ना। तो सेल्फ इनसाइड मतलब खुद के साथ कंपेयर किया अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में, तो खुद के साथ किया तो दूसरे किसी पोजीशन पे, ठीक है। नाउ सेल्फ आउटसाइड, अगेन खुद से एक और सिचुएशन जहां खुद के साथ कंपैरिजन किया है, क्योंकि सेल्फ मतलब पर्सन के बारे में बात हो रही। आउटसाइड मतलब कि अगर मैं इसी पोजीशन पे दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता या कर रही होती तो मुझे कितना सैलरी मिलता या मेरा आउटकम क्या होता, comparing yourself with to a position at the other organization. Okay, now other, तीसरा क्या सिचुएशन है? अदर मतलब अब पर्सन की बात थी, जैसे मैंने बताया ए इज द पर्सन, तो अदर मतलब दूसरे पर्सन से हम कंपेयर कर रहे हैं। इनसाइड मतलब खुद की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयरिंग विद अदर इंडिविजुअल्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन फोर्थ वाला सिचुएशन अदर आउटसाइड, मतलब अब दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन, मींस कंपेयरिंग विद अदर इंडिविजुअल्स इन द अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में और मेरा नेबर, मेरा फ्रेंड सेम पोजीशन पे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका सैलरी क्या है या उसका वर्क एनवायरनमेंट क्या है या उसका उसको रिवॉर्ड्स या कोई और फैसिलिटीज या उसका जॉब सेटिस्फेक्शन, एनीथिंग दैट कुड बी एन आउटकम, नॉट ओनली मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी भी, ठीक है। तो ये 4 सिचुएशंस हैं, इनको आप इस तरीके से याद करेंगे, देन इट विल बी वेरी लाइक इजी फॉर यू। नाउ अब ये कंपैरिजन क्या है, तो इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस निकालना पड़ेगा। जब कंपैरिजन बराबर होता है, दैट मीन्स इक्विटी है, कंपैरिजन बराबर है, आपने देखा जितना मेरे को सैलरी मिल रहा है उतना ही वो जो दूसरे वाला सिचुएशन से, ये लेफ्ट वाला मतलब अपना खुद का इनपुट आउटपुट, दूसरे से कंपेयर किया बराबर है तो इक्विटी है। अब जब इक्विटी नहीं है मतलब समानता नहीं है, बराबरी नहीं है, तो क्या होगा? जब अपना इनपुट और आउटपुट का रेशियो कम है दूसरे से, तो नेगेटिव, ऑब्वियसली मैंने इतना इनपुट दिया और मेरा आउटकम इतना कम है, दूसरे का इनपुट इतना कम है लेकिन आउटकम ज्यादा है, तो मेरे को नेगेटिव इनइक्विटी आएगी। सबसे पहली चीज तो जब कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, और अगर इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी नहीं है, तो मतलब वो इनइक्विटी है, ठीक है। अब ये इनइक्विटी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। पॉजिटिव कब? जब मेरा आउटपुट इनपुट का रेशियो जो है वो ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, देन आई विल बी वेरी हैप्पी, तो वो पॉजिटिव इनइक्विटी है, ठीक है। ये एडम्स की इक्विटी थ्योरी है, ये आपको थोड़ा सा आप एक दो बार लिख के समझेंगे, याद करेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी रटने का नहीं है। ओके, एंड ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई आप देखेंगे ये एग्जाम ऑर्गेनाइजेशंस में एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसे ही होती हैं। नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम कहें हमारी डे टू डे लाइफ में वी डू द सेम थिंग्स, द कंपैरिजंस। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर हमारा नेगेटिव इक्विटी है, इनइक्विटी है, तो हमें नेगेटिविटी आएगा। अगर इक्विटी में देखें हमारे को ज़्यादा इनपुट और आउटपुट का रेशियो बड़ा है, ज़्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो हमें पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। चलिए, नाउ बेस्ड ऑन दैट द ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस मॉडल है वो ये देखता है कि ओवरऑल परसेप्शन बताता है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के मेरे साथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फेयर जो है बिहेवियर हो रहा है, ओवरऑल परसेप्शन ऑफ व्हाट इज फेयर इन द वर्क प्लेस, पूरी वर्क प्लेस में। नाउ तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस है इसके 3 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बोल सकते हो आप, इसके 3 डिविजन्स बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस और इंटरैक्शनल जस्टिस। जैसे मान लीजिए मुझे कोई रिवॉर्ड मिला, ठीक है, परसीव फेयरनेस ऑफ द आउटकम, क्या मुझे रिवॉर्ड फेयरली मिला जो मैंने काम किया था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, आई गॉट द पे रेज आई डिजर्व, मेरे को डिजर्विंग थी, मेरे को रिवॉर्ड मिले और मुझे मिला पे रेज, करेक्ट, तो ये फेयरनेस है, अदरवाइज नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं है। देन प्रोसीजरल जस्टिस, प्रोसीजरल मतलब उस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को, मतलब वो जो जस्टिस जो मिला है, पे मिला है, उसको डिस्ट्रीब्यूट जो किया है, उस तक पहुंचने का क्या प्रोसीजर एम्प्लॉयर ने फेयर
जो अडॉप्ट किया था या नहीं। जैसे परसीव फेयरनेस ऑफ प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन द आउटकम, कि मुझे पे रेज मिलना चाहिए, किस आधार पे मिला है, जस्ट बिकॉज कि मेरा मैं फेवरेट हूँ किसी की इसलिए, या फिर मुझे उनको लगा कि इसको बहुत टाइम से नहीं मिला है तो इसको पे रेज दे देना चाहिए, ओल्ड एम्प्लॉय है, या फिर जस्ट बिकॉज व्हाट आई डिजर्व्ड, व्हाट आई वर्कड फॉर। तो क्या उस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया है वो फेयर है, अगर है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजरल जस्टिस है। नाउ इंट्रैक्शनल जस्टिस मतलब इंट्रैक्शन करना, बोलना। परसीव डिग्री टू विच वन इज ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। अब ये पे रेज तो मुझे मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गया। प्रोसीजरल जस्टिस क्या, कि मतलब उस तक प्रोसीजर तक पहुंचे कि हाँ मुझे फेयर पे मिलना चाहिए, पे रेज, क्यों, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ उसका, जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया होगा। नाउ अब वो एम्प्लॉयर नहीं चाहता या नहीं पसंद करता, वो मुझे बहुत ही ऐसे ही बोल दे आपको पे रेज मिल गया है, या फिर that person is not happy, the distributor is not happy with that, या फिर मुझे with respect इसको तो ऐसे ही मिलना था। so that interaction between what you are being delivered, वो interaction भी fair हो, तो वो होता है interactional justice, कि आपको with respect and with politeness, with dignity जो treat किया जा रहा है। like when telling me about my pay raise, my supervisor was very nice and complimentary, तो ये होता है इंट्रैक्शनल जस्टिस। तो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के 3 कंपोनेंट्स आप देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल एंड द इंट्रैक्शनल जस्टिस। ओके, सो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नाउ एक और थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर व्रूम की थ्योरी है, बहुत ज़्यादा फेमस बोल सकते हैं, कॉमन इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है इसीलिए भी। A theory that says the strength of a tendency to act in a certain way depends on the strength of an expectation that the act will be followed by a given outcome and on the attractiveness of that outcome to the individual। मतलब कहा क्या जा रहा है, सिंपल सी भाषा में बताती हूँ कि हम किसी भी तरीके से काम बिहेव कर रहे हैं, जो एक्ट करते हैं, जैसे मुझे कोई काम करना है तो उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, मतलब मेरा मोटिवेशन कहाँ डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपेक्टेशन, कि मुझे उससे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, फॉलोड बाय क्या आउटकम होगा और कितना इंपॉर्टेंट है वो आउटकम मुझे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको आगे। 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बताए कि मैं एफर्ट्स करूं तो मुझे परफॉर्मेंस मिलेगी, परफॉर्मेंस करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेंगे, और रिवॉर्ड मिलेंगे तो पर्सनल गोल्स अचीव हो जाएंगे। इसका यही जो अभी सेंटेंस दिया था कि हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं कि हमें इससे क्या परफॉर्मेंस मिलेगा, वो क्या आउटकम मिलेगा, और वो आउटकम हमारा कितना अट्रैक्टिव हुआ, क्योंकि वो अगर हमारे पर्सनल गोल को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आउटकम, एंड दैट इज एन अट्रैक्टिव आउटकम। ओके, चलिए देखिएगा। एफर्ट परफॉर्मेंस मीन्स perceived probability that exerting efforts leads to successful performance, कि अगर हम efforts करेंगे तो performance मिलेगा। The belief that successful performance leads to the desired outcome, अगर हमें performance, अगर जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम में, आपने एग्जाम किया, एग्जाम में अच्छे से पढ़ाई की तो आपको एग्जाम क्लियर हो गया, एग्जाम में आपने स्टडी किया हार्ड, ये क्या हो गया, आपके एफर्ट्स हो गए। ठीक है, इससे क्या परफॉर्मेंस मिलेगी, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, तो ये आपकी परफॉर्मेंस हो गई। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एग्जाम क्लियर हुआ तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, यू विल गेट द मार्कशीट, रिजल्ट्स एंड मेनी अदर थिंग। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे रिवॉर्ड्स हो गए। मान लीजिए आपको किसी ने कहा आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो नाउ रिवॉर्ड से क्या हुआ, उसके बाद हमारा पर्सनल गोल, जैसे कि मान लीजिए इससे मेरा था कि मेरे को एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो मेरे को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए अवेलेबिलिटी हो जाएगी, या फिर मेरे को आगे पीएचडी करना है। सो दीज आर लाइक फुलफिलिंग योर पर्सनल गोल्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से सीक्वेंस है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नाउ यू कैन सी दिस पूरा रिलेशनशिप इस फ्लो के डायग्राम के थ्रू बताया गया है। दीज आर द रिलेशनशिप्स जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके ओके, चलिए इसका आंसर बताइएगा। द 2 फैक्टर थ्योरी वॉज प्रोफाउंडेड बाय, 2 फैक्टर थ्योरी किसने बताया था, ये मैंने अभी आपको करवाया है, 3-4 दिन पहले अभी हमने पढ़ा है, तो जस्ट इसका एक आंसर आप जल्दी से बताइएगा।
फ्रेडरिक हर्सबर्ग, A.H. मैस्लो, मैकग्रिगर या फिर एल्टन मायो. यू हैव 4 ऑप्शंस एंड चूज द करेक्ट वन एंड आंसर दैट वेरी फास्ट. इजी है. देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ऑथर का नाम याद करना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. इस पूरे उसमें ऑथर का नाम, फिर उसके बाद थ्योरी का नाम. थ्योरी का नाम इंपॉर्टेंट है और उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, अब आपको कुछ रटना क्या नहीं है. देखिए आपको रटना है मीन्स ये ऑथर और थ्योरी के नाम के लिए आप क्या करिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा. मेक अ चार्ट, कॉपी में बना लीजिए, एनीथिंग लाइक दैट. यहाँ ऑथर्स के नाम लिखिए, यहाँ थ्योरी का नाम लिखिए. तो इनको आप 4-5 बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा. और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इफ यू थिंक कि कोई आपको यहाँ लिखने चाहिए. इसके अलावा जैसे मैंने थ्योरी समझाई है आप वैसे याद करोगे, मतलब समझने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं रटना. क्यों? क्योंकि हर थ्योरी का जो नाम है वो अपने आप में बता रही है थ्योरी किस बारे में. 2 फैक्टर्स. ठीक है, 2 फैक्टर्स थ्योरी मैंने बताया था. 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, एक हाइजीन फैक्टर्स होते हैं. तो फैक्टर्स का नाम याद हो गया तो सब कुछ पता है फिर. तो ये हर्सबर्ग ने दी थी 2 फैक्टर्स थ्योरी. ओके, फ्रेडरिक हर्सबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. Now, negotiation of labor contract by union and management is referred to as industrial relations या फिर trade union या फिर consumerism या फिर collective bargaining. चलिए अपना आंसर बताइएगा. कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप आंसर कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल रिलेशंस या ट्रेड यूनियन या कंज्यूमरिज्म या कलेक्टिव बार्गेनिंग. देखिए नेगोशिएशन करना लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसके बीच में, यूनियन और मैनेजमेंट, 2 पार्टी हैं, तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग. ठीक है, ओके. Now, a written statement of the human qualification, education and experience needed to perform a job is referred to as. ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट जहां क्या बताया गया है, किसी भी पर्सन का क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस जो किसी काम को, जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए. सो व्हाट विल यू से दैट, इज इट अ जॉब एनरिचमेंट या जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब डिजाइन या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन. एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट जहां जो पर्सन है उसका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और एक्सपीरियंस को बताया गया कि क्या उस जॉब के लिए उस पर्सन का क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए. इस चीज को, इस स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे, रिटन स्टेटमेंट है. ठीक है, जॉब एनरिचमेंट या जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिजाइन या जॉब डिस्क्रिप्शन. चलिए देखिएगा, जैसे हम देखते हैं अगर जॉब एनालिसिस की आपको नॉलेज है, जॉब एनालिसिस में क्या करते हैं हम ये देखते हैं कि क्या वो जॉब का काम है, उसमें क्या करना है और क्या उस पर्सन का क्वालिफिकेशन है. तो जब हम जॉब को डिस्क्राइब करते हैं तो वो तो जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाता है, जब हम जॉब को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, और जब हम पर्सन को डिस्क्राइब कर देते हैं वो जॉब स्पेसिफिकेशन हो जाता है. ठीक है, पर्सन को डिस्क्राइब करना जो रिक्वायर्ड है. ठीक है, सो दिस इज द आंसर, इज द जॉब स्पेसिफिकेशन. ओके, चलिए
ओके, सो वन ऑफ द एक्सेप्टेबल मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग फीडबैक ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड, अगर आपको एम्प्लॉयज से जो है उनका ट्रेनिंग का फीडबैक लेना है तो उसे क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, परफॉर्मेंस आफ्टर ट्रेनिंग, इम्प्रूवमेंट आफ्टर ट्रेनिंग या एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। ओके, अगर आपको एक ऐसा मेथड बताना है जिससे आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनसे ट्रेनिंग का फीडबैक ले सकें, तो व्हाट दैट मेथड विल बी? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, या फिर परफॉर्मेंस आफ्टर ट्रेनिंग, या फिर इम्प्रूवमेंट आफ्टर ट्रेनिंग, और द एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। ओके, ओके, सी इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। रीजन बीइंग, आप अगर बाकी मेथड्स को देखेंगे ट्रेनिंग आफ्टर, मतलब आफ्टर ट्रेनिंग के जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट या टर्नओवर, ये रिजल्ट्स हैं, लेकिन अगर आपको फीडबैक लेना है तो ये फीडबैक मेथड क्या होगा? आपको एक इंटरव्यू, मतलब उनसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या आप सर्वे फॉर्म के थ्रू ले सकते हैं। सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज दैट पर्टिकुलर मेथड। ओके, चलिए। ओके, सो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट ऑफ द क्लास। और टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ है लिखा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस प्लेटफॉर्म पे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। ज्वाइन करने के लिए 10% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं यूजिंग द कोड CHARU। ओके, प्लस प्लेटफॉर्म पे, और सेम स्पेशल क्लास अनलॉक करी जा सकती है सेम कोड से, CHARU। ओके, चलिए, सो दोबारा कल मिलेंगे और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट का है। सो विल बिगिन टुमारो एट द सेम टाइम, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे, एंजॉय योर डे एंड वर्क हार्ड। थैंक यू, गुड लक।